अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आग की बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शोबा ज़राअत के हवाले से। ज़राअत के अंदर रोज़ बरोज़ नई नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, नई जिद्दत आ रही है, नई रिसर्चेज़ हो रही हैं और अब जो है कि फ़सलों के बारे में भी तज्ज़िया अब फ़सल लगाने से पहले करवाया जाता है, मट्टी का, पानी का, कि उसके अंदर अगर उस ज़मीन के अंदर ये चीज़ की कमी है तो किस तरह से पूरी की जाएगी। इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है अहमद नदीम बुज़दार साहब हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इससे काश्तकारों को भी बहुत ज़्यादा आगाही मिलेगी। तो ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मिट्टी का जो तज्ज़िया है, आज से 15 साल 20 साल पीछे जाया जाए तो इसका कंसेप्ट ही नहीं था। जी थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको और आपकी तमाम टीम को, एन न्यूज़ चैनल वालों को दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया। और इंशाल्लाह आज डिस्कशन भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मट्टी के इंशाल्लाह जी। बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और पानी के बारे में, फिर पत्तों के टेस्ट के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आपके प्रोग्राम से इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ कि इंशाल्लाह काश्तकार को इसका फ़ायदा होगा। सर मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह पाक ने आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में, कुरान पाक की आयत है सूरत अल अराफ, सूरत अल अराफ, उसकी आयत नंबर है 58। अल्लाह पाक ने उसमें वाज़े फरमाया है जो ज़मीन अच्छी होती है उसकी पैदावार खूब निकलती है, और जो ज़मीन कमज़ोर होती है उसकी पैदावार कम निकलती है। निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। चौधरी साहब, ये अकल रखने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो डिस्कस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो बिल्कुल लोगों ऐसे ही। के साथ मामलात शेयर करते हैं, तहकीक करते हैं। सर मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिवीजन लेवल पर मट्टी और पानी की लिबार्टियाँ बनाई हुई हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि काश्तकार को ये नहीं पता कि फसल लगाने से पहले क्या मट्टी और पानी का टेस्ट भी होता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो डिपार्टमेंट के साथ लोगों का लाइजान है, जो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी पैदावार भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और वो हमसे राब्ते में भी हैं और उनकी फसलें भी अच्छी हैं। अच्छा बुज़दार साहब, यहाँ पर ये बात बताइएगा, देखें आपका कहना है कि जी जिस तरह लेबॉर्ट्रीज़ हैं मट्टी के तजिए के हवाले से, पानी के हवाले से, तो उसकी क्या वजह हम करार दे सकते हैं कि काश्तकारों को आज तक पता ही नहीं है। सर देखिए ना, एक तो लोगों को नो होनी है। हमारे पास मुख्तलिफ लोगों के जो आते हैं ना, मुख्तलिफ डेली एक्सीलेंसीज आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो वो ना हमसे आके मिलते हैं, भाई ये आम के बागात हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, मट्टी और पानी की क्या। हम कहते हैं लोगों के अंदर थोड़ी सी इंटरेस्ट नहीं है। लोग इंटरेस्ट का मतलब ये है कि लोगों के पास वसाइल की कमी है, फिर लैक ऑफ नॉलेज है, इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्प लोगों का कारोबार की तरफ है। क्योंकि ज़राअत जो पहले वाला प्रोफेशन था ना, अब थोड़ा सा लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, उत्तम खेती, वाणिज्य व्यापार सबसे पहले दुनिया में जो है ना, वो ज़राअत की अपना मजा है। ज़राअत। सर उसके अलावा जो लोग मट्टी और पानी का टेस्ट करवाते हैं जो साहब, उनकी पैदावार हम उनको ये बताते हैं कि आपकी ज़मीन में फ़िला प्रॉब्लम है, फ़िला फसल काश्त करें और इतनी मिकदार में ये खाद इस्तेमाल करें। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं तो ये क्या तमाम जितनी भी ज़मीन है, तमाम काश्तकारों को ये ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि अपनी ज़मीन का तज्ज़िया ज़रूर करवाएं, जो सब ज़मीन तीन या किस्म। कुछ इलाकों के हिसाब नहीं से नहीं होता है नहीं, कि आप कुछ पूरी इलाकों की ज़मीन दुनिया कमज़ोर है। में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में हर काश्तकार को चाहिए वो अपनी मट्टी और पानी का टेस्ट करवाए। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। लेकिन ना ज़राअत में मट्टी और पानी बेसिक, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, फसल पानी अच्छा है, तो आपकी बहुत ज़राअत बहुत अच्छी है। अगर आपकी शुरू ही से आपकी मट्टी में प्रॉब्लम है, कि पानी में प्रॉब्लम है, तो उसको अल्लाह पाक ने हम मैनेजमेंट ऑप्शन भी है रखे ना, उसको काश्तकार को हमने बताना भी, आपकी ज़मीन फ़िला क्लास में है, उसकी फ़िला सिफारिशात है और फ़िला खाद आपने इस्तेमाल करनी है। आपका जो पानी है, जो बोर आप जिससे लगा रहे हैं, जो बोर का पानी है उसमें फ़िला प्रॉब्लम है, आप उसकी मैनेजमेंट ऑप्शन जी हैं। हम काश्तकार का टेस्ट भी करते हैं, फिर उसको सिफारिशात भी बताते हैं, फिर हम उनको ये भी बताते हैं कि कितनी फसल, कितनी खाद, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जी देखें, जो कंपनीज़ हैं या जो लोग हैं बेचने वाले, वो कहते हैं कि जी पूरी एक बोरी डाल दें, 2 बोरियां डाल दें, खाद की डाल दें, ये डीएपी ये डाल सब दें, ऐसा नहीं यूरिया है डाल सर, दें। एक सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा अंधाधुंध सब ये लोग देखें ना, लोगों को ये नहीं पता। अगर उसकी पीएच, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जी आपको, जी। अगर 8.5 से ज़्यादा है, 8.9 के करीब करीब है, वहाँ पे डीएपी इतना रिस्पांस नहीं करती। हम लोगों को कहते हैं कि एसिडिक साल पे खादें हैं जो इस्तेमाल करो, जो तेजाबी खादें हैं जिसमें नाइट्रोफास है, एसएसपी है, गंवारा, इस पे आ जाओ।
ठीक है ना। लोगों को पता भी नहीं होता, लोगों को ज़मीनें, लोगों को ये भी नहीं पता काश्तकार बेचारे को कि जो पानी लगा रहा है, कहता है भाई हमारे लेबॉर्ट्री में सैंपल लेकर आते हैं ना, कहते थे पहले हमारी ज़मीन बहुत अच्छी थी, अब 10 साल हो गए बुज़दार साहब, वो ख़त्म होना हो गया है, ज़मीन में सफ़ेद कलर आना आ गया है, ज़मीन में काला कलर आना। लेकिन जो पानी लगा रहा है, क्या उसने वो टेस्ट भी कराया है? उसने बोर टेस्ट करवाई नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने टेस्ट करवाया नहीं, इसी वजह से उसकी ज़मीन ना उसकी फसल अच्छी होती है, ना उसमें उगाव अच्छा होता है, ना उसकी पैदावार अच्छी होती है। लेकिन ना जब शुरू से प्रॉब्लम होंगे तो काश्तकार की अल्टीमेटली पैदावार कम होगी। ये मैनेजमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सब काश्तकार को चाहिए कि सबसे पहले कोई भी फसल है, आजकल जिस तरह मकई की बिजाई शुरू होने वाली है या गंदम की बिजाई शुरू होने वाली है, काश्तकार ने शुरू कर देनी है, नए बाग लगाने, तो सबसे पहले चाहिए कि काश्तकार को अपना मिट्टी और पानी का टेस्ट करवाए। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अगर काश्तकार ने सब्जी काश्त करनी है, मक्की लगानी है, गन्ना लगाना है, कपास लगानी है, गंदम लगानी है, उसको चाहिए कि एकड़ के सेंटर से 0 से 6 इंच और 6 से 12 इंच सैंपल ले ले। सैंपल कितना लेना है? आधा किलो मिट्टी का ले ले, और उसकी जो ऊपर वाली तय है उसको तय करे कि ऊपर वाली तय है एकड़ पर फैलाएं, किलन पर फैलाएं, वो डाल दे। फिर जो नीचे वाली तय है उसका सैंपल है, उसको मेंशन करे ये 6 से 12 इंच की तय है, और उसको उसके अंदर भी वही ऐसा तय कर दे कि ये जो है ना किलन पर फैलाएं, एकड़ पर फैलाएं। ये तो वो चीजें हैं जो सब्जी लगाने वाले हैं, जो जिन मेजर क्रॉप्स देखें, जैसे टनल फार्मिंग पे लोग चले गए हैं, बिल्कुल ठीक, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि पैदावार की भी ज़रूरत है, उनके पास खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काश्तकारों को तो इस मामले में बहुत जल्दी इस चीज़ पे आ जाना चाहिए। सर जो टनल काश्तकार लगाता है ना, मैं आपके प्रोग्राम से उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी अपना टनल जब सेट करें, जो फसलें लगाएं, सबसे पहले अपना टेस्ट करवा लें। उसके बाद अगर काश्तकार की ज़मीन में थोड़ा सा नमकियात की शिकायत है, नमकियात में काला कलर भी आ जाता है, सफ़ेद कलर भी आ जाता है, तो उसको चाहिए कि वो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 इंच, यानी एक ही प्रोफाइल से, एक ही पीट से 3 सैंपल ले ले, जगहों से उसके अंदर जो है गहराई में जाते जाता उसका सैंपल ले ले। और सर तरीकाकार ये है चौ साहब कि काश्तकार को चाहिए कि सैंपल लेना कहाँ से है, कोशिश करे एकड़ के सेंटर से ले। बिल्कुल, जहाँ पे काश्तकार का दे रहा है वहाँ पे सैंपल ना ले, जहाँ पे रोड है वहाँ पे ना ले, जहाँ पे वाटर चैनल्स हैं वहाँ पे सैंपल ना ले, क्योंकि फिर रिजल्ट वेरिएशन आती हैं, रिजल्ट सही ना दे। लेकिन ना जब इंसान का ब्लड सैंपल सही ना लिया गया हो तो उसमें क्या तशखीस करेंगे कि फिलहाल बीमारी है। ऐसे ही सैंपल जो है ना वो बेसिक चीज़ है। जब सैंपल आपका ठीक होगा तो एनालिसिस, जो बंदा एनालिस्ट है वो एनालिसिस देगा, तो उसकी रिकमेंडेशन ही उस एनालिसिस रिपोर्ट के ऊपर होंगी। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर काश्तकारों के लिए, क्योंकि हमारा जो काश्तकार है जो वो एक चीज़ से बहुत डरता है कि मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, मेरा खर्चा होगा, टेस्ट करवाने जाऊँगा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कितना खर्चा इस पर आ जाता है टेस्ट करवाने पे? हुकूमत पंजाब ने इतने सब्सिडाइज रेट रखे हुए हैं, हम टेस्ट के मैं बताऊँ एक सैंपल की फीस रहते हैं 6 रुपये, हालांकि 6 रुपये पर सैंपल, और पानी का जो सैंपल है उसके 6 रुपये हैं। अब 6 रुपये में ना, हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, एक एनालिस्ट काम करता है, बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब ने सब्सिडाइज रेट रखे हुए हैं काश्तकार के इंसेंटिव के लिए। सर ये तो सब्सिडाइज से भी बहुत आगे की बात है कि देखिए 6 रुपये फ्री ऑफ कास्ट है, आज के दौर में तो कुछ भी नहीं है। इसमें चौ साहब सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये इसलिए रखे गए हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट हो काश्तकार को। लेकिन मुफ्त का कोई जो है ना इतना वो नहीं होता, लेकिन तकरीबन राउंड मुफ्त की वाली बात है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, फ्री ऑफ कास्ट वाले हैं, ताकि थोड़ा सा काश्तकार को 10-15 रुपये खर्चा हो जाए, फिर वो रिपोर्ट लेने के लिए आता है, फिर वो समझने की कोशिश करता है, फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। अच्छा ये बताइएगा कि उसके बाद जब आप सैंपल ले लेते हैं, उसका एनालिसिस होता है, उसके बाद उसके अंदर देख लिया जाता है कि इसके ज़मीन की कुव्वत कितनी है, तो उसके बाद इसमें फसल कौन सी है, तो क्या इसके बारे में बराबर फार्मर को गाइड किया जाता है? फिर चौ साहब हम जब सैंपल लेकर आते हैं ना, या हम खुद सैंपल लेकर आते हैं या हमें काश्तकार लेकर आता है। जो काश्तकार लेकर सैंपल आता है, फिर उसका एक तरीकाकार है, SOPs हैं, उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर अगर उसका सैंपल ड्राई हो, मसलन हम उसको 3 से 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देते हैं। अगर उसके सैंपल जो है ना गीले हों ज़्यादा, उसको फिर 10, 12, 15 दिन लग जाते हैं। जब हमारा सैंपल तैयार हो जाता है, उसको पहले ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले उसके टेस्ट करते हैं। उसमें टेस्ट में क्या चीज़ है मैं बता दूँ आज। EC एक होता है, पहला पैरामीटर है हमारा EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन में नमकियात की मिक़दार, बरकी मुसलियत, यानी ज़मीन में कोई नमकियात कितने हैं। उसके बाद आगे आ जाता है pH। मैं आपको ये थोड़ा सा मिसाल बता दूं कि pH जो होता है ना, उस ज़मीन का बुखार होता है। जो सब इंसान का जो BP है ना, इतने में नॉर्मल होता है, इतने में कम होता है, इतने में ज़्यादा हो जाता है। pH जो है ना वो 0 से 14 होती है रेंज, 7 पे होती है स्टैंडर्ड। अगर 7 से नीचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 7 से जब ऊपर जाएंगे ना फिर कम हल्का फुल्का बुखार ज़मीन का बढ़ना शुरू हो जाता है। जब 8.0 पे होता है वहाँ पे तो आइडियल होती है।
उस पर तो काश्तकार का काम ठीक चल जाता है। जब 8.5 से ऊपर जाता है ना, यानी कि फिर अगर 14 तक जाएगा तो उसकी वो तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नहीं, उसमें फिर ना काला कलर की शिकायत आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके हम उसको मैनेजमेंट ऑप्शन बताएंगे। अगर फर्ज करो कोई काश्तकार लेकर सैंपल हमारे पास आता है, वो कहता है भाई मैं उसका हमने टेस्ट किया, उसकी ईसी आ गई 4 से ऊपर, एक लेवल है 4। 4 का मतलब यह है कि उसके अंदर ज़मीन के अंदर सफ़ेद कलर की शिकायत है। फिर हम उसको सिफारिशात बताएंगे सफ़ेद कलर के वाले से। अगर उसके पीएच जो है ना आगे 8.5 से ऊपर, फिर हम उसको बताएंगे कि जो तुम्हारी ज़मीन है उसमें काले कलर की शिकायत है, काले कलर की शिकायत है। फिर हम उसको सिफारिशात बताएंगे काले कलर के वाले से। अगर उसकी पीएच 8.00 है और जो ईसी है वो भी 4 से नीचे है, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल सेल। फिर हम उसको सिफारिशात बताएंगे नॉर्मल सेल के वाले से। उसके अगला जो पैरामीटर है चो साहब, वो है नामियाती मादा। नामियाती मादा हमारे मुल्तान की ज़मीनों में, पूरे साउथ पंजाब की ज़मीनों में, पूरे पंजाब की ज़मीनों में बहुत कम है। अपर पंजाब की ज़मीन में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या मरी के इलाके हैं, इस्लामाबाद पिंडी के इलाके, उनके में ऑर्गेनोमीटर की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा मुल्तान में गर्मी ज़्यादा है, साउथ पंजाब में टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑर्गेनोमीटर की मिकदार कम है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं उसमें ऑर्गेनोमीटर की मिकदार ज़्यादा है, वो होनी चाहिए 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो जितने भी हमारा डीजी खां हो गया, मुल्तान हो गया, बहावलपुर, रेमियर खां, इनके ये तो बिल्कुल ड्राई एरियाज हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा जो गोबर इस्तेमाल करते हैं वो 1 से कम है। आगे चौथा आ जाता है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस का लेवल होना चाहिए 20 ppm। हम जितने भी टेस्ट करते हैं, 19 साल हमारी सर्विस हो गई है, लेकिन उसमें फास्फोरस की जो मिकदार है 10 से 12 14 ppm तक आती है, 20 तक नहीं आती, क्योंकि लोग फास्फोरस की जो मिकदार है पौधे को जितनी चाहिए वो देते भी नहीं है। हमको रिकमेंड करते हैं कि जो है ना डीएपी की जो मिकदार है, अगर फर्ज करो आप 1.5 बोरी डाल रहे हो, हम कहते हैं काश्तकार को मेहरबानी करके 2 बोरियां डालें, ताकि पौधे के जो। लेकिन उसमें देखें जी, बात ये बुज़ार साहब, ये तो एडवाइस हो गई, लेकिन फार्मर का कहना है कि उसको एक्सपेंस इतना हो जाता है, खर्चा उसका इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि 7,000 की बोरी, 6,000 की बोरी वो लेके दो बोरियां डालें। ये तो फली से बेटर है ना। एक अगर डीएपी की बोरी 7,000 या 6500 की मिल रही है, तो फिर ना इंटरनेशनल लेवल होते हैं, इनके रेट्स होते हैं ना, हम तो कोई फिक्स नहीं करते ना, आज तो कोई गुजरात के लोग फिक्स करते, ये इंटरनेशनल डिमांड होती है, डॉलर के हिसाब से इन्होंने खाद है, जिस तरह सिस्टम चलना होता है उसी सिस्टम चलना होता है ना। लेकिन जब जो पौधे की बेसिक जरूरत है जो साहब, फास्फोरस का काम यह है कि जड़ को मजबूती करना। बेसिक खाद का मसला भी ये है कि जब आप जमीन में डालते हैं ना तो फास्फोरस को, तो पौधे की जड़ को मजबूत करती है, एज वेल एज जो उसके ऊपर कपास या टिंडा बनता है, या फ्रूट साइज बनता है, जो यील्ड उसकी साइज को बढ़ाती है। ये बहुत जरूरी है। आगे आ जाता है पोटाश। अक्सर काश्तकार जो है ना पोटाश डालते भी नहीं है। हम रिकमेंड करते हैं अल्लाह के बंदे पोटाश डालो, पोटाश बहुत जरूरी है। पोटाश का काम मैं आपको छोटी सी मिसाल बता देता हूँ कि ट्रैफिक के चौक के ऊपर जो पुलिस एहलकार होता है, वार्डन होता है ना, वो एक सिस्टम चला रहा होता है। तो पोटाश का काम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ट्रैफिक वाला सिस्टम को चला रहा होता है, जहां पे उसने रोकना होता है उसको रोक रहा होता है, जिस तरह चलाना होता है चला रहा होता है, जहां जरूरत होती है, जितना जिस जगह पे जो चीज जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पोटाश। और उसके अच्छी मिसाल में एक और भी बता दूं, पोटाश का काम ये है कि आम का पौधा जो है ना, उसमें पोटाश बहुत जरूरी है। टमाटर हो गया, आलू हो गया, जो टमाटर या फ्रूट की जो जिल्द है उसमें चमक है, वो पोटाश की वजह से है। पोटाश की वजह से। उसमें जो मिठास है वो पोटाश की वजह से है। जो फ्रूटिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं, फ्रूट को मिठास टेस्ट डेवलप करना। आप गाड़ी सर्विस कराना चाहते हैं, कहते हैं यार मेरे ऊपर इसके ऊपर लस्टर कर दो, कहते हैं ना, मैं खुद गाड़ी आप जाते हैं, कोई वो लस्टर का मतलब होता है चमक। चमक पैदावार के अंदर चमक ले आना पोटाश का काम है। पोटाश का काम बिल्कुल। आगे सर फिर होता है जो मुख्तलिफ नाइट्रोजन खाते हैं, फिर फास्फोरस खाते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। आगे हमारे पास आता है चौहान साहब पानी का सैंपल। आपने नया बोर लगाना है या आपका पहले मौजूद है, आपने फसल। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि जी बुज़ार साहब ये बताइएगा कि पानी का एक तो होता है कि जो खेतों के अंदर ही बोर लगा के ट्यूबवेल लगा दिया जाता है, एक है नहरी पानी। पहले तो काश्तकार को बताएंगे नहरी पानी की अफादियत और जो बोर है उसकी अफादियत में कहाँ तक क्या चीज़ें कंपेरेटिवली बराबर आती हैं या नहीं आती? जो साहब जो नहर का पानी हो तो कैसे ना, उसका तो मिसाल नहीं, सीधी सी बात है, उसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि नहरों में पानी इतना है नहीं, पीछे से अवेलेबिलिटी या बारिशें या रिचार्ज वगैरह है नहीं, नहर का पानी का तो अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर जी, इस वक्त पूरे पंजाब में 25 लाख बोर हैं जो मुख्तलिफ सोर्स से चल रहे हैं। कोई ट्रैक्टर पे चल रहा है, कोई पीटर पे चल रहा है, कोई सोलर पे चल रहा है, कोई बिजली वापडा पे चल रहा है। उसमें से 90% जो बोर है अनफिट फॉर इरिगेशनल पर्पज, वो ज़राअत के लिए मौजू भी नहीं है। आपने कुछ ऐसा बोर लगाया 10 साल 5 साल, आप देखेंगे कि हमारे ज़मीन में तो सफ़ेद कलर आना शुरू हो गया। और अक्सर जगहों पे ज़मीनों में ये इशू है, शिकायत अक्सर काश्तकार को शिकायत होता है, भाई हमने फसल गंदम लगाई यार उसकी जर्मिनेशन नहीं हुई। अल्लाह के बंदे, क्या आप देख लो जो बोर लगाया है, जो पानी लगा रहे हो, क्या वो बोर में पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
क्या वो गौ को रोक तो नहीं रहा, उसका जो एम्ब्रियो है जर्मिनेशन वाला उसको रोक तो नहीं रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बुज़दार साहब से बात हो रही है कि पानी के तजिए के हवाले से कि पानी कितना ज़रूरी है, उसकी सैम्पलिंग कितनी ज़रूरी है। इस हवाले से हम बात को आगे भी मज़ीद जारी रखेंगे और इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा बुज़दार साहब से जानेंगे पानी के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पानी के तजिए के हवाले से। हम जानने की कोशिश कर रहे थे बुज़दार साहब से कि जी कि पानी का तजिया कितना ज़रूरी है, और अगर तजिया नहीं करवाया जाता या उसको नहीं काश्तकार समझते उसकी अफादियत को, तो उससे क्या असरात मरतब होते हैं फसलों पर, ज़मीन पर। जी तो बुज़दार साहब, अगर पानी का तजिया जो लोग नहीं करवाते उसके असरात आप बता रहे हैं, जैसा कलर आ जाता है, तो उसके अलावा उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इसके अलावा क्या क्या असरात होते हैं? अगर आपका बोर काश्तकार का, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए काश्तकार को एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर उनका बोर मौजूद है इस वक्त, वो पानी लगा रहे हैं, सबसे पहले उनको चाहिए वो पानी का सैंपल करवाना है। अगर उन्होंने नया बोर लगाना है फिर उसका मैं तरीका भी बता देता हूँ। अगर मौजूद है वो टेस्ट के बाद हम उसको ये बता दें कि इसके फारशात क्या हैं। अगर उसने नया बोर लगाना है तो उसके मैं तरीका कर बता देता हूँ। मैं हमारे कुछ ऐसे भी दफ्तर हैं, ऑफिसर स्टाफ वगैरह में, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है रेजिस्टिविटी मीटर। अगर आप वो नया बोर लगाना चाहें, उनके तरीक़ाकार है, आप उसको एप्लीकेशन देंगे, उनकी तकरीबन 4000 रुपये फ़ीस है, वो आपको टाइम देंगे, वहाँ पे आपके सिस्टम जाकर डेवलप करेंगे, आपको अपने रकबे में अच्छा पानी ढूंढ के देंगे और आपको बताएंगे। वो इंस्ट्रूमेंट लगा के, उसका नाम रेजिस्टिविटी मीटर जैसे मैं बता रहा हूँ, वो लगा के फिट करेंगे, देखेंगे कि आपको ना कि आपके एकड़ के कौन से कार्नर पे का मीठा पानी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि जो एक जनरली देखने में काश्तकार तो ये देखता है कि उसको बिजली की तार कितनी कम लगानी पड़ेगी और ट्यूबवेल कहाँ लगा ले। देखिए आजकल जो एक जनरल बात है ना, फिर नुकसान करना है, बोर भी लगाना है, जी बिल्कुल, पानी भी नहीं मिलना। 4 लाख का बोर लगा लेते लेकिन 4000 का सैंपल नहीं करवाता। नहीं, मैं तो कहता हूँ काश्तकार को चाहिए कि हाँ पे उसका जो रकबा है, जिस नहर के साथ है, को वाटर चैनल के साथ है, जहाँ पे नहर का पानी गुजरता है, वहाँ पे कोशिश करें वहाँ पर नया बोर अपना लगा ले। अगर बोर उसका मौजूद है, उसके लिए तो सब ऐसा है कि पहले आधा घंटा उसको चलने दे, आधा घंटा 20 मिनट चलने दे। जब चलने दे, जो साफ़ सुथरी बॉटल होती है ना, प्लास्टिक वाली, मिनरल वाटर वाली, उसी पानी से उसको 3 बार वॉशिंग दे। वॉशिंग देने के बाद डिलीवरी पाइप से वो हमारे पास ले आए, उस बॉटल के ऊपर वो पूरा टैग कर ले। उसके ऊपर काश्तकार का नाम होना चाहिए, उसका यूनियन कौंसल कौन सी है, उसका चाह कौन सा है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, सेल नंबर कौन सा हमारे पास ले आए। फिर सर उसमें हम आपको बता दूं, उसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। जब हम टेस्ट करते हैं, काश्तकार के वाटर का टेस्ट करते हैं, उसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है ईसी वाटर, एक होता है आरएससी। ईसी का मतलब ये, जिस तरह मिट्टी की ईसी होता है, इसी तरह पानी की भी ईसी होती है। ईसी का मतलब होता है कि टोटल सॉल्युबल साल्ट, कितने उसमें साल्ट है। फिर उसमें बाइफर्केशन होते हैं
क्लोराइड कितने हैं, कार्बोनेट कितने हैं, बाइकार्बोनेट कितने हैं, सल्फर कितना है, आरएससी कितनी है, एससीआर कितनी है, सोडियम कितनी है। मेन चीज उसमें क्या होता है, ईसी। अगर उस पानी की ईसी 1000 हो, हम कहते हैं ये काबिल कबूल है। 1250 तक हम कहते हैं फिर भी काबिल कबूल है। 1250 से ऊपर चली जाएगी एक्सेप्टेबल रेंज वो नहीं खत्म acceptable होती नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर फर्ज करो आपके पानी की ईसी 2000 है, इसका मतलब ये है कि आपके पानी में सफेद कलर की शिकायत है। फिर आगे चले जाएं, आगे जाते हैं आरएससी, वो होता है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। वो अगर 2.5 से ऊपर हो, यानी 2.5 हो, इसका मतलब ये है कि फिर आपके पानी में काले कलर की शिकायत है। दो चीजें होती है ना। अच्छा, काला कलर और सफेद कलर इसमें क्या फर्क क्या है बेसिकली? ये जो काश्तकार की सफेद कलर है ना सर, जी जी, ये सिर्फ होता है पानी की वजह से। जो पानी आप लगा रहे हैं उसी वजह से होता है, वो मैनेजेबल होता है। आप मीठा पानी ढूंढ लें, वो लगा दें, खत्म हो जाएगा। अगर काला कलर हो गया फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसा कलर ज्यादा जो जमीनें वहाँ पर हुकूमत की तरफ से भी ट्यूबवेल लगाए जाते हैं वहाँ से, ताकि पानी पानी रिमूवल करने के लिए। जो काला कलर है ना सर, वो खतरनाक है। काला कलर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे आपको पापड़ मिलना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पीएच जिस तरह पहले बताया 9 के करीब है, सबसे पहले आप चिजलिंग करेंगे, यानी गहरा हल चलाएंगे। गहरा हल चलाने से ये है कि जो गहरा हल होता है उसको बोलते हैं चिजल पुल। वो 3 फुट गहराई तक जाता है। जो जमीन के नीचे हार्ड पैन है, सख्त है, उसको तोड़ेगा। एक काम आपने ये कर लिया। दूसरा आपने क्या करना है, यानी कि आम अल्फाज में कि उसकी जमीन को मट्टी को पलट देगा, सीना को चीरना है, जमीन के सीने को, छाती को चीरना है। ठीक, अगला काम क्या करना है आपने, फिर आपने उसके लिए ढूंढना है ऑप्शन। ये जो जिप्सम है, ये अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में बहुत बड़े वसाइल रखे हैं। इसके मैं आपको ज़खायर भी बता देता हूँ। तौसा शरीफ की जिप्सम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, क्वालिटी वाइज, प्योरिटी और क्वालिटी वाइज। इसी तरह रहीम यार खान में, मुल्क कायदाबाद में भी इसके हैं, डिया खान में भी इसकी है, ठीक है ना। मुख्तलिफ इसके ज़खायर हैं, लेकिन वो जो रेंजेस हैं, वो जो रेंज बनी हुई हैं वहाँ से मिल जाता है। जो सर मैं बताऊँ ना, ये हमारे पास ना पूरे मुल्तान डिवीजन से हट के पूरे पंजाब के सैंपल आते हैं। क्वालिटी वाइज और प्योरिटी वाइज जितनी अल्लाह ताला ने को सलमान के बेल्ट में रखी है, तौसा शरीफ की जिप्सम प्योरिटी वाइज, सॉल्युबिलिटी वाइज वो कहीं और जगह पे नहीं है। कुदरती बात है। अब मैं कहूँ कि मैं वहाँ के रहने वाला हूँ, जरूरी नहीं है। यानी वहाँ की प्योरिटी इतनी अच्छी है, सॉल्युबिलिटी इतनी अच्छी है। जिस तरह हमारे पास डीएपी की बोरी अगर 6500 रुपए की है, तो अमेरिका में चले जाओ, ये जिप्सम की बोरी 6500 रुपए की है। बिल्कुल सही। वो हमें जिप्सम हमसे मांगते हैं, हम इंडिया मांगते हैं, हम उनको डीएपी लेते हैं। यानी ऐसा हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़खायर रखे हैं, लोगों को पता नहीं है। अगर आपकी पीएच 10 के 9 के करीब है, तो 50 बैग जिप्सम अगर आप डाल देते हैं, ये क्या काम करेगी, रिक्लेमेशन का काम करेगी। रिक्लेमेशन का मतलब क्या है कि एक चीज को हटाओ, उसकी जगह खुद लग जाओ। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिप्सम क्या है, कैल्शियम है। मैं आपको ये बता दूं, कैल्शियम जो है ना, जिस इंसान को कहते हैं यार तुम कैल्शियम चीजें खाओ, कैल्शियम खाओ, गोलियां खाओ, हड्डियां मजबूत होती है। अगर आप जिप्सम का इस्तेमाल बागात में करते हैं, आम के बागों में, हम रिकमेंड करते हैं काश्तकारों को भी आम के बाग में जिप्सम इस्तेमाल करो। ये कितना होता है, 10 kg पर प्लांट होता है, अंडर द कैनोपी ऑफ ट्री। यानी उसका एक तो शेडिंग रुक जाती है, आम का केरा रुक जाता है। आज अगर आम आप दुबई भेजना चाहते हैं, अगर जिस बागात में जिप्सम इस्तेमाल की जाती है, 18 से 20 दिन अगर वो वाटर में रहे, यानी बाई समंदर के जरिए भेजना चाहते हैं, बाई हवा के जहाज के जरिए भेजना चाहते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यानी फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में जिप्सम का बहुत बड़ा रोल है। जिप्सम बेसिकली क्या है, कैल्शियम सोर्स है। हम काश्तकारों को कहते हैं कि 50 बैग जिप्सम उसमें खिलार दें, उसे खिलार दिया, फिर हम काश्तकारों को कहते हैं भैया अपना जो इसके ऊपर रूटावेटर कर दें, ताकि उसके अंदर मिक्स हो जाए, जमीन का एक हिस्सा बन जाए। फिर आपने क्या करना चाहिए साहब, जो बहुत बड़ा काम है, फिर आपने गंदा का तेजाब, अगर जमीन बहुत खराब है, 10 से 15 kg पर एकड़ वो नक्के पे रखना है, वो पानी के साथ, पानी भी लगाना है। अच्छा, ये हम गंदा के तेजाब को जो जिंक कहा जाता है, नहीं, जिंक और चीज है, जिंक और चीज, जिंक सल्फेट। गंदा का तेजाब होता है कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इसमें क्या, इसमें जो है ना वो उसकी मसाम को खोलता है, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है जिप्सम की, और पानी के जो उसमें जो, यानी कि जिप्सम के साथ ये गंदा का तेजाब जरूरी है, नक्के पे रखना है। यानी फ्लड कर दिया जाए, फ्लड कर नक्के पे रख दें आप, 10 किलो 15 किलो पर एकड़ ड्रम में रख दें। और पहला पानी जो लगाना चाहिए साहब, वो जरूरी कंडीशन जो है कि बोर का पानी लगाना है वो भी फिट होना चाहिए, अगर आपके पास नहर का पानी है वो भी फिट होना चाहिए। अगला काम क्या करना है, उसकी बाउंड्री वाल को मजबूत करना है। जो रकबा आपका है ना, उसकी बाउंड्री वाल को मजबूत करना, ताकि पानी इधर उधर खेल बाहर ना निकल जाए। 10 दिन के बाद फिर आपने भरा के पानी लगाना है। फिर वो जितने भी नमकियात है, जो हल्के नमकियात है, जो सोडियम साल्ट है, काला कलर था, वो जिप्सम इसको पकड़ के टॉप सेल से लेकर सब सेल में ले जाती है। जो ऊपर वाली आपकी 0 के 6 इंच तय है, वो एसिड फ्री, उसके साल्ट फ्री हो जाएगी, क्योंकि रूट जोन एरिया तो वही है ना, जो 0 से 6 इंच की तय है। आपका काम को जमीन वही है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह पहले प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि लीफ टेस्ट का,
कि लीफ टेस्ट होता है, अभी कोई भी फसल हो उसके पत्तों का टेस्ट किया जाता है, उसके फिर पता चलता है इस पर कोई बीमारी है क्या है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। चलो साहब एक बात याद रखो, जो भी फसल है फ्रूट प्लांट, चाहे आपका गुआवा है, चाहे सिट्रस है, चाहे आपका मैंगो है, क्योंकि मुल्तान के जो है ना मेन फसल तो मैंगो है, मैंगो के फल है हिसाब ना से किया जाता है। सर इसमें ये बताया है कि जो भी कोई आपका फ्रूट प्लांट बर्दाश्त हो जाता है, अब मसला आजकल जैसे आम खत्म हो गए हैं, अब आफ्टर हार्वेस्टिंग हर फसल का पता टेस्ट करना चाहिए। आम का बाग है, चाहे आम का बाग एंड हो गया, आपने पता टेस्ट करवा है, और किन्नू का बाग है आपका बर्दाश्त हो गया, टेस्ट करवाना है, अमरूद का बाग है, गुआवा है, तो उसका टेस्ट करवाना है। उसका तरीकाकार सर ये है, मैं बताऊँ, अगर आम का जो बाग है, फर्ज करो आपने आम के बाग की सैंपलिंग करवानी है आफ्टर हार्वेस्टिंग, ये अक्टूबर में होता है या सितंबर अक्टूबर, आइडियल मौसम होता है, जब बर्दाश्त सितंबर अक्टूबर में बाग तकरीबन राउंड अबाउट मुल्तान के खाली हो जाते हैं। उसके साथ ये है, जहाँ पे आपका शोल्डर हाइट है, जहाँ पे आपका बाजू जाता है, उस टहनी को पकड़ लेना है। टहनी को पकड़ने के लिए ऊपर वाले जो 2 से 4 पत्ते होते हैं वो होते हैं इमेच्योर, उसमें सही तौर पे खुराक की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, 2 से 4 पत्ते छोड़ देने आपने। जो पीछे वाले पत्ते हैं 8 पत्ते ले लेने हैं, फिर आपने दूसरा कार्नर पकड़ना है, उससे ऊपर वाले तह को पकड़, जहाँ पे आपका शोल्डर जाता है 8 पत्ते ले लेना है, फिर एक और कार्नर ले लेना है, फिर यानी पौधे के जो 4 कोनों 4 साइडें बनती हैं, हर साइड से आपने पहले ले लेना है 10-10 पत्ते, लेकिन ऊपर वाले 2 से 4 पत्ते वो छोड़ देने हैं, वो 10-15 पत्ते बन जाएंगे। फिर आपने रेंडोमाइज कोई मुख्तलिफ पौधों को सिलेक्शन करनी है, तो 15-20 पौधों को सिलेक्शन करनी है, फिर आपने कंपोजिट सैंपल बनाना है। कंपोजिट सैंपल बनाने के बाद आप उसको फौरन, और ये भी याद रखना है, जैसे मैं बता दूं आपके प्रोग्राम के जरिए से, छापर में नहीं डालना है। ये जो समोसे पकौड़े वाले होते हैं ना छापर खाकी कलर के, उसमें डालने हैं, बिल्कुल उसमें डाल के फौरन लेबॉर्ट्री में भिजवा देना चाहिए, ताकि फ्रेश ताकि जो ना उसमें तरीकाकार, तो फिर अगर आप उस छापर में डालेंगे 2 दिन घर पर कोई फायदा नहीं है। आप उनको फ्रेश तोड़ने के बाद वो आपको लेबॉर्ट्री में भिजवा दें। लेबॉर्ट्री में फिर क्या होता है, हम उसको जो है ना डिस्टिल वाटर से वॉशिंग देते हैं, वॉशिंग देने के बाद फिर उनको ड्राई करते हैं अंडर शेडी ट्रीज, साए के अंदर कोई, उनका फिर हम उसको ओवन में रखते हैं। जब ओवन में फुल ड्राई हो जाता है, जिस तरह पापड़ी बन जाते हैं, फिर हम उनको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो सब बहुत सारे ऐसे कल वो होते हैं जो केमिकल उसमें ऐड करना होते हैं, जिसके साथ मुख्तलिफ उसमें टेस्ट होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, फिर मल्टी न्यूट्रिएंट टेस्ट उसमें करते हैं, उसमें खासतौर पर जिंक और बोरान। इस तरह हमने पहले जिंक की बात की कि जिंक का क्या रोल है। जिंक जो है ना पौधे के अंदर जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो जिंक कंट्रोल करता है। जिंक का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तानी जमीन है, इसमें जिंक और बोरान की कमी है, कैल्केरियस है, जिंक और बोरान की कुदरती तौर पर कमी है। हमने पूरे पंजाब मुल्तान डिवीजन से सैंपल किए, हमारे पास प्रोजेक्ट है 2.0, उसमें पूरे जितने भी हमने टेस्ट किए नेचुरली तौर पे जिंक और बोरान के पौधों के जमीन के अंदर कमी आती है। फिर हम जिम्मेदार को बताते हैं। तो बुज़ार साहब ये बताइएगा कि एक तो है कि कोई आदमी पर्सनली सैंपल लेके आपके पास आता है, इसके अलावा क्या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी कोई सर्वे किया जाता है? गवर्नमेंट देखिए ना, जो लीफ के पत्ते हैं ना उनके थोड़े चार्जेस ज़्यादा है, 1160 रुपये पर एलिमेंट, यानी अगर NPK है तो इनको इंटू 3 कर दें। अगर उसने 5 एलिमेंट ऐसे करवाने ना तो 5 एलिमेंट 1160 इंटू 5, 5 एलिमेंट वो भी कर लेते हैं हम, 8 एलिमेंट तकरीबन करते हैं, उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के जो रिसर्च ट्रायल होते हैं हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। अगर काश्तकार 10 सैंपल करवाने के लिए आ जाता है तो 2-3 सैंपल हम वैसे उसको फ्री ऑफ कास्ट कर देते हैं। उसके इसके अलावा सर ये बताइएगा कि ये तो हो गई चीज़ें कि जो सैम्पलिंग के हवाले से, अच्छा अभी इसके लिए काश्तकार को बेसिकली किस मौसम के अंदर, अभी जैसा गंदम आ रही है, आगे अभी फसल गंदम की काश्त होगी और पहले सबसे पहले आलू आ जाएगा अभी कमिंग जो है, उसके बाद मकई आ जाएगा, फिर आगे गंदम आ जाएगी, तो इनके अंदर अभी उसको कितना अर्सा पहले जो आके ज़मीन का तजिया करवा लेना ज़रूरी होता है? सर कोई भी फसल आपकी बर्दाश्त हो गई है, कॉटन आपकी एंड हो जाती है, कॉटन एंड होने के बाद फ़ौरन हमसे टेस्ट करवा लें। मक्की काश्त करनी है, अगर मक्की बर्दाश्त हो गई दोबारा मक्की लगानी है, अगर राइस आपका बर्दाश्त हो गया है तो सबसे पहले उसकी सैंपलिंग करवा लें। सैंपलिंग के साथ ये होगा कि हम उसको टेस्ट के बताएंगे कि आपकी ज़मीन में फिलहाल प्रॉब्लम है, आपने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है। और जो पानी का सैंपल है, पानी में हम उसको बता देंगे जो लगा रहा है। बाद बात जो सब ऐसा होता है कि लोग गंदम काश्त करते हैं ना, पानी लगाते हैं, कहते हैं उगाव नहीं हुआ। उगाव वजह ये होता है जो पानी लगा रहा है उसकी इसी 4000-5000 तक होती है, वो जो उसकी जर्मिनेशन है उसको रोकती है, काश्तकार को पता भी नहीं होता। काश्तकार को नहीं पता था जो, क्योंकि फसल में देखें अगर 1 एकड़ को देखा जाए तो उसके अंदर कुछ फसल कम होती है, छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उसमें जो सब ऐसा है जो मुख्तलिफ ज़मीनें होती है ना, हर एकड़ दूसरे एकड़ से वेरी करता है। हर ज़मीन का जो यहाँ पे ऑर्गेनोमीटर का मिकदार और है, उस एकड़ में ऑर्गेनोमीटर का फास्फोरस का लेवल और है, पोटाश का लेवल और है, ठीक है ना। ये ज़मीन एकड़ टू एकड़ वेरी करती है। हम काश्तकारों से कहते हैं कि जो उनके अच्छे एकड़ है वो सैंपलिंग अलग करवा ले,
जो उनके कमज़ोर एकड़ हैं वो हम सैंपलिंग गलत करवा रहे हैं। और काश्तकार को पता होता है कि जिस बंदे ने 50 साल से अपने रकबे को काश्त किया है उसको तो 1 इंच का पता होता है कि मेरा फलां एकड़ जो है बहुत अच्छा है, फलां एकड़ बराबर कमज़ोर है। तो सर ये भी तो देखने में आता है, क्योंकि जब बार बार हमारा इतना जो है कि फसलें रेपिटेशन में लगती हैं तो उससे भी ज़मीन की कुव्वत कम हो जाती है। सर मैं बताऊँ ना एक बात, आप मैं जो सबसे अहम बात है ना, अब मैं ये भी बता दूं कि ज़मीन आप कहते हैं मुसलसल काश्त हो रही हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। ये जो सब ऐसा है जो एक काश्तकार जब कपास लगाता है ना, कोई फसल काश्त करता है, ये फास्फोरस खादें ऊपर डालता है। इंतहाई गलत बात है। जो फास्फोरस खादें हैं अगर पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखते हुए कम 1.5 से 2 बोरी पर एकड़ हर फसल में डाले, उसका रिचार्ज होता रहता है। ये लोग काश्तकार क्या करते हैं, कपास लगाई फास्फोरस खाद ऊपर डालेंगे भाई, स्प्रे कर दिया, नहीं वो शरीर में केरा कर देंगे। हाँ जी। अब पहले क्यों नहीं डाले? फास्फोरस खाद का काम भी यही है। मैं आपके प्रोग्राम के तरीके लोगों को तवज्जो से लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी कोई फसल लगानी है, कोई बिजाई फसल करनी है, कपास काश्त करनी है, काटन काश्त करनी है, गन्ना लगाना है, सब्जी लगानी है, मक्की लगानी है, फास्फोरस हमेशा जमीन की तैयारी में डालें। जड़ की मजबूती और फ्रूट साइज इन्हांसमेंट फास्फोरस का नाम है। फास्फोरस की खादें कौन सी मैं बता देता हूँ, एसएसपी है, नाइट्रोफास है, डीएपी है, एमएपी है। फिर वो आप अपनी ज़मीन की रिपोर्ट के मुताबिक डालें। मैं अभी फिर कह रहा हूँ, कम लोग काश्तकार क्या करते हैं, एक बोर डाल देते हैं। एक बोरे से गुजारा नहीं होता। एक इंसान को भूख लगे 8 रोटियों का खाना है तो उसको अगर 2 देगा तो मर जाएगा बेचारा। जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है, अब मक्की को बहुत ज़्यादा खाद जरूरत होती है, गन्ने को और बहुत अब ज़्यादा। जिस तरह से गुजार साहब, अब जो नई टेक्नोलॉजी, इटालियन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कि 1 एकड़ के अंदर 2000 पौधा, 1800 पौधा लगा दिया जाता है। जिस तरह अमरूद का पौधा है वो लगा दिया जाता है ताकि उसकी हाइट बढ़ने नहीं दी जाती हो, तो उसको डेफिनेटली उस हिसाब से फ्रूट वो भी चाहिए, खादें भी उसी तरह से चाहिए। जिस तरह अब अभी आप कह रहे थे जो मोबाइल है पूरे दुनिया में आप रब्ता कर लो, इस तरह जिस तरह एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रही है। ये सारी जो अब आप काश्तकार जो है ना, एक नई टेक्नोलॉजी है, उसमें 1200 पौधे पर एकड़ के हिसाब से लगा रहे हैं, उसकी कैनोपी आप मैनेज करें। ये सही। एक और बात है कि एक बात जो सब मैं आपको कहता हूँ कि जिस जिम्मेदार की फसल अच्छी होती है ना, उसके नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ बहुत ज़रूरी है। गंदम का पैदावार फार्द करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पूरे के मुताबिक नहीं हो तो पैदावार आप पूरी नहीं होती। इस तरह राइस जो है ना, कम से कम 1 लाख पर एकड़ पौधे होने चाहिए। अगर आपके 1 लाख पौधे नहीं है तो आपकी टारगेट पैदावार पूरी नहीं होती। उसका तरीका कार्य होता है कि जो बंदे राइस के पौधे लगा रहे हैं ना, उस जो लेबर लगा रही है उसके सामने उनको बताना होता है भाई 4 इंच पे रखें 3 इंच पे रखें। उन्होंने तो शाम को पैसे लेने होते हैं। काश्तकार को चाहिए जब पौधे लगाने हैं पर एकड़, जो पौधे ही पूरे नहीं है, कपास के पौधे अगर आप फर्ज करो 18-20 हज़ार पौधे नहीं है, 10-12 हज़ार, तो एवरेज पैदावार आपको 40-50 मन कहाँ से आएगी? बिल्कुल गुजार साहब, जिस तरह आज के प्रोग्राम में आपने बहुत सी अच्छी बातें, इस तरह की अहम बातें बताई जो कि काम काश्तकार को नहीं पता थी, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए कि और आपने काश्तकारों की आगाही के लिए बहुत कुछ हमें बताया। तो नाज़रीन, बात यह है कि काश्तकार को भी नई जिद्दत, नए तरीक़ों के मुताबिक चलना चाहिए, उसको उस तरफ जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, फसल जो है अच्छी हो, क्योंकि फसल अच्छी होगी तो इससे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, और इस तरह से आगे आने वाले दिनों में जो खुराक की कमी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।